शहर से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी। शांति दीदी उस हवेली में एक कन्याधाम चलाती थी। उस कन्याधाम में गरीब और अनाथ लड़कियां रह रही होती है। एक दिन, अरे कमला, तुम ऐसे ही बैठी हो अभी तक? नहाना नहीं है क्या तुम्हें? और संध्या और सलोनी, तुम दोनों स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है ना? सब चीजें ले ली क्या तुमने? हाँ दीदी, हमने सब ले लिया है। हम थोड़ी देर में निकलते हैं स्कूल जाने के लिए। फिर संध्या और सलोनी स्कूल चली जाती हैं और शांति दीदी बाकी की लड़कियों के साथ अपने काम पर लग जाती हैं। शाम को संध्या और सलोनी हवेली लौट रही थी। तभी एक बड़ी गाड़ी से एक बिल्डर उस हवेली के सामने आकर रुकता है और गाड़ी से नीचे उतरता है और वो खुद से ही बात करता है। अरे कितनी बड़ी हवेली है ये! मुझे तो पता ही नहीं था कि शहर में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी। ये हवेली तोड़कर एक बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है। इस हवेली के मालिक के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। तभी संध्या और सलोनी वहाँ आ जाती हैं। अरे बेटी सुनो। जी बोलिए। अच्छा, ये हवेली किसकी है? आप कौन हैं और हवेली के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अरे मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं एक पता ढूंढ रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये हमारी हवेली है। अच्छा, मतलब तुम लोग अपनी माँ पापा के साथ इस हवेली में रहती हो? नहीं, हम यहाँ शांति दीदी के साथ रहते हैं। शांति दीदी हम जैसे अनाथ लड़कियों को इस कन्याधाम में सहारा देती हैं। अच्छा, तो ये हवेली उस शांति दीदी की है? वो तो हमें नहीं पता। चलो सलोनी। फिर वो बिल्डर उस हवेली के बारे में सरकारी ऑफिस से सब जानकारी ले लेता है। उसे पता चलता है कि वो एक खानदानी हवेली है, लेकिन अभी उस हवेली का कोई भी मालिक जिंदा नहीं है और कोई वारिस भी नहीं है। बिल्डर वकील की मदद से हवेली खुद के नाम पर करवा लेता है और अपने आदमियों को बहुत सारे पैसे देकर हवेली तोड़ने के लिए भेजता है। शांति दीदी और लड़कियां बाहर आती हैं। कौन है आप और ये बुलडोजर लेके यहाँ क्यों आए हैं? हमारे साहब ने ये पैसे आपको देने के लिए कहा है। आप ये पैसे ले लीजिए और हवेली छोड़ दीजिए। हमें ये हवेली तोड़नी है। ऐसे कैसे आप ये हवेली तोड़ सकते हैं? ये हवेली हमारी है। ये हवेली हमारे साहब की है। वो इस हवेली के मालिक है और वो ये हवेली तोड़कर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। आप जल्दी से हवेली खाली कर दीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हवेली हमारी है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। बिल्डर के लोग हवेली तोड़ने के लिए आगे आते हैं। तभी शांति दीदी वही पड़ा हुआ एक डंडा लेकर उन लोगों को मारने लगती है। एक अकेली लड़की सब लोगों को मार रही है। इसमें इतनी शक्ति है, ये देखकर सब आदमी डरकर भाग जाते हैं। फिर एक दिन बिल्डर खुद हवेली के कागजात लेकर शांति दीदी से मिलने आता है। सुनिए मैडम, आप ये हवेली छोड़कर चली जाइए। चाहे तो मैं आपको और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये हवेली मुझे चाहिए। नहीं, ये हवेली मेरी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये देखिए पेपर्स, हवेली का मालिक मैं हूँ। ये नकली पेपर्स हैं। ये मैं भी जानती हूँ और आप भी। आप चले जाइए यहाँ से। ये हवेली आपको कभी नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? ये हवेली तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे आपके साथ इन सब लड़कियों को ठिकाने लगाने पड़े तो वो भी सही, मैं वो भी करूंगा, लेकिन हवेली मेरी होकर रहेगी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं ऐसे हाथ से नहीं निकलने दूंगा। ये बात सुनकर शांति दीदी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और एक चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं। चुड़ैल को देखकर सब बहुत डर जाते हैं। तुम डरो मत लड़कियों, मैं तुम्हारी शांति दीदी ही हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। कौन हो तुम? अचानक चुड़ैल कैसे बन गई? अचानक नहीं, मैं चुड़ैल ही हूँ और ये हवेली भी मेरी है। कई साल पहले इस हवेली में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन इस घर के लोगों को लड़की नहीं खानदान का वारिस चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। तब से मैं यहीं पर घूम रही थी। बाद में मेरे सब घर वालों की मौत हो गई और ये हवेली सुनसान हो गई। एक दिन एक नवजात बच्ची को कोई इस हवेली के बाहर छोड़कर चला गया। बच्ची बेचारी रो रही थी। तब मैंने लड़की का रूप लिया
और उस बच्ची को हवेली में लेकर आई। उस दिन से मैं ऐसे अनाथ और छोड़े हुए लड़कियों को शांति दीदी बनकर संभाल रही हूँ। आज तक मैंने चुड़ैल होकर भी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन अगर मेरी ये हवेली और इन लड़कियों का ये कन्याधाम तोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ मेरी हवेली से। ये सब बातें सुनकर बिल्डर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल फिर से अपने शांति दीदी के रूप में आ जाती है और लड़कियों के साथ खेलने लगती है। मनोज को भूतों, पिशाचों और चुड़ैलों से मिलने का बड़ा शौक था। एक न्यूज़पेपर में वो एक फोटोग्राफर था। अगर प्रेत आत्माएं हैं तो मैं उनसे कभी न कभी टकराऊंगा ही। आज वो अपनी दीदी के बेटे के मुंडन संस्कार में हिस्सा लेने उसके गांव की तरफ निकल पड़ा था। उसने ये सुन रखा था कि उस गांव से थोड़ी दूर पर एक भूतिया पेड़ था। मनोज मन ही मन में सोच रहा था, आज जरा लौटते वक्त उस भूतिया पेड़ के नीचे से होकर लौटूंगा। अगर मेरे नसीब खुल गए तो उन महान भूतिया आत्माओं के दर्शन मुझे भी हो जाएंगे। उसने अपने साथ एक कैमरा ले रखा था ताकि उन प्रेत आत्माओं के कुछ फोटो खींच सके। उन्हें मुंडन समारोह से लौटने में काफी देर हो चुकी थी, तो उसकी दीदी ने मनोज को रोकने की बहुत कोशिश की। आज रात रुक जा मनोज, इतनी रात गए वापस जाने की क्या जरूरत है, कल सुबह सुबह निकल जाना। नहीं दीदी, मुझे आज ही जाना है, एक बहुत जरूरी काम को भी निपटाना है। दीदी ने बुझे मन से उसे जाने दिया। मनोज ने गांव के एक चरवाहे को मना लिया था कि वो दूर से गांव के एक छोर से ही उस भूतिया पेड़ को दिखा दे, तो वो चरवाहे के साथ चल पड़ा। क्यों जा रहे हो भैया जी उस पेड़ के पास? अभी भी समय है, चलो लौट चले। अरे तू क्यों डरता है? तुझे तो मेरे साथ गांव के चौक तक ही तो जाना है, तू मेरी फिक्र छोड़। फिर चलते चलते दोनों गांव के छोर तक पहुंच गए। चरवाहे ने उसे दूर से ही उस भूतिया पेड़ को दिखाया और राम नाम जपते हुए उल्टे पांव लौट पड़ा। रात काफी हो गई थी और गांव में तो शाम के 8 भी रात के 12 बजे जैसे लगते हैं। मनोज धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ा। अब तक मनोज काफी चल चुका था। अरे मुझे चलते हुए करीब 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेड़ के पास नहीं पहुंच पाया। दूरी अभी तक वहीं की वहीं है। अब मनोज जरा परेशान हुआ। तभी दूर उसे कोई अपने रास्ते पर ही आता दिखाई दिया। ने सोचा, चलो एक से भले 2। वो शख्स उसके बगल से तेज कदमों से गुजर गया। अरे सुनो तो, दोनों साथ चलते हैं। तुम भी क्या भूतिया पेड़ की तरफ जा रहे हो? एक साथ ही भूत देख लेंगे। मगर उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक से वो हवा में उड़ते हुए चलने लगा। अब मनोज और उस शख्स के बीच की दूरी ना बढ़ती और ना घटती और ना ही वो पेड़ नजदीक आता। अब मनोज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे आज पहली बार भूतों, पिशाचों और चुड़ैलों से सचमुच डर लगने लगा था। तभी पेड़ से एक औरत की गाना गाने की आवाज आई। रास्ते में तू, सांझ में तू, कैसे अकेला, पेड़ के मुंह में तुझे किसने ढकेला, दिल में तेरी ख्वाहिश है बड़ा ही संगीन, भूत, पिशाच और चुड़ैल है रंगीन। ये सुनते ही मनोज के कांपते हुए हाथ कैमरे के शटर पर पड़ गई और फ्लैशलाइट जल उठा और उसने देखा कि एक लाल साड़ी में लिपटी चुड़ैल पेड़ के नीचे झूम झूम कर उसे गाना सुना रही थी। और मनोज डर से पागलों की तरह दूसरी तरफ भागता रहा और आखिरकार वो हाईवे पर आकर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी नसीब अच्छी थी कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और अब मनोज तो ठीक है, मगर उसकी ली हुई फोटो में सिर्फ एक लाल रंग की साड़ी ही दिखती है और उसमें उसे कोई औरत नहीं दिखती। और फिर उसने कसम खा ली कि वो इन सब भूत प्रेतों से दूर रहेगा। जोधपुर शहर में रूपल अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। वो अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसे कॉलेज जाने में थोड़ा डर लगता था क्योंकि आए दिन कोई ना कोई उसकी रैगिंग किया करते थे। हर दिन की तरह वो आज भी सुबह अपने कॉलेज के लिए निकली। हे भगवान,
आज मुझे उन सीनियर से बचा लेना। अरे अरे, हमारे बारे में भगवान से बात हो रही थी क्या? ओ भाई, भगवान ने तो तुम्हारी सुन ली। फिर हम तो आ गए तुम्हारा हालचाल लेने। फिर उन सीनियर्स ने मिलके रूपल का बहुत मजाक उड़ाया और रूपल रोते हुए अपने कॉलेज के वॉशरूम में चली गई और वहाँ जाके एक कोने में बैठ के रोने लगी। फिर अचानक उसे अपने आसपास से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है यहाँ? तुम क्यों रो रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? और नीचे फर्श पर पानी गिरे रहने की वजह से रूपल का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई और उसे नीचे गिरे हुए पानी में एक डरावनी सी शक्ल दिखाई देती है जो बैठ के रो रही होती है। उठकर भागने लगती है, मगर अचानक से उस वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। देखो, मुझे जाने दो, कोई है बाहर, ये दरवाजा बंद हो गया है, कोई खोलो प्लीज। रूपल, सुनो मेरी बात। रूपल इधर उधर देखने लगी। मैं यहाँ हूँ रूपल, नीचे पड़े हुए पानी में देखो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रूपल ये बात सुनकर शांत हुई और फिर उससे पूछा, तुम किस तरह से मेरी मदद करोगी और तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ की स्टूडेंट थी, मगर कुछ सीनियर्स के वजह से मैं आज इस हालत में हूँ। ना मैं इस दुनिया की रही और ना ही मैं अपने इस दुनिया से मुक्त हो रही हूँ। अदिति ही वो लड़की है जिसने मेरा ये हाल किया है। हुआ क्या था तुम्हारे साथ? ये पिछले साल की बात है, जब बहुत बारिश हो रही थी। तब अदिति और उसके बाकी दोस्त मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझे बाहर जाके बारिश में पूरी रात खड़े रहने के लिए कहा। मैं उनसे कहती रह गई कि मुझे निमोनिया हुआ है, मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी, मगर उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और सुबह तक मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने बाकी सबको उनके सही जगह पहुंचा दिया है, सिर्फ अदिति रह गई है। बस मेरा एक काम कर दो, तुम उसे बस यहाँ तक ले आओ। रूपल उस चुड़ैल की बात मान के दरवाजे तक गई ही थी कि चुड़ैल ने उसे टोकते हुए कहा, रूपल सुनो, तुम यहाँ नीचे पानी फैला दो, कोई भी जगह बचना नहीं चाहिए। रूपल ने उस वॉशरूम के हर जगह पानी फैला दिया। फिर बाहर जाकर अदिति को किसी बहाने से अंदर ले आई। अरे अदिति, कैसी है तू? अदिति की डर से हालत खराब हो गई। ने इधर उधर देखा मगर उसे कहीं कोई नहीं दिखा। अरे कहाँ देख रही है तू? अपने पीछे नहीं, अपने नीचे देख, पहचाना मुझे? अदिति उसे देखते ही पहचान गई, क्योंकि वो उसी कपड़े में थी जिस कपड़े में उन लोगों ने उसे आखिरी बार देखा था। अदिति ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। तू आज मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। फिर चुड़ैल ने उसके पैर को पकड़ा और उसे नीचे की तरफ खींच लिया और फिर अपने आप वहाँ से सारा पानी भी गायब हो गया और जरा से पानी से चुड़ैल बाहर निकली। थैंक यू रूपल, आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो जाऊंगी। और ये कह के वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई।